10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज 15 अप्रैल 1912 की रात को अपने साथ करीबन 1,500 लोगों को लेकर पानी में समा गया। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था, जिसमें गरीब से लेकर बेहद अमीर लोग बैठे थे जो अमेरिका जा रहे थे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। पैसेंजर, पब्लिक और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट थी इस जहाज को लेकर। ऐसा कहा जाता है इस जहाज को देखने के लिए दुनिया भर से करीबन 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी बल्कि जो लग्जरी इसको बनाने में लगाई गई थी वो किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं थी। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट करीबन $7.5 मिलियन थी, जो आज के करीबन $400 मिलियन बैठता है। टाइटैनिक को उस जमाने में अनसिंकेबल जहाज माना जाता था, यानी कि एक ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के प्रेसिडेंट ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसका मलबा समुद्र की गहराई में करीबन 3,800 फीट नीचे पड़ा हुआ है। आइए जानते हैं डिटेल में कि अनसिंकेबल कहे जाने वाला जहाज आखिर क्यों डूब गया। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that to sink. It sank very quickly. टाइटैनिक रवाना हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि उसे आइस वार्निंग्स मिलने लगी, यानी जिस रास्ते से जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था वहाँ पर आइस यानी कि बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ थे। इन वार्निंग के रिस्पांस में टाइटैनिक अपनी डायरेक्शन बदलता है, लेकिन स्पीड वही रहने देते हैं, 40 किलोमीटर पर हार। ये स्पीड अच्छी खासी है किसी बड़े से बड़े जहाज को बर्फ से टकराने पर सीधा डुबाने के लिए। ठीक 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को एडवर्ड जॉन स्मिथ और क्रू को 7 आइस वार्निंग्स और मिलती हैं, लेकिन ये लोग इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि वार्निंग्स मिलने के बाद भी ना तो ये अपनी स्पीड स्लो कर रहे हैं ना ही वार्निंग को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसके पीछे दरअसल कई कारण हैं। पहला, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था वो ये चाहते थे कि टाइटैनिक सबसे जल्दी अमेरिका तक पहुंचने वाली शिप बने, और दूसरा टाइटैनिक की बनावट। इस जहाज को बनाने के लिए डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। हल जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है, और डबल बॉटम हल का मतलब है कि अगर एक लेयर टूट भी गई तो सेफ्टी के लिए एक और लेयर इस जहाज में मौजूद है। और तीसरा कारण है शिप की पूरी बॉडी को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, यानी किसी एक्सीडेंट में 4 कंपार्टमेंट भर भी जाते हैं तो भी जहाज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सेफली तैरता रहेगा। बाय द वे, बैक टू द स्टोरी। छोटी छोटी ऐसी कई सारी वार्निंग्स मिलते मिलते शाम हो जाती है, और इस 14 अप्रैल की रात की सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस रात को आसमान में चांद नहीं था, यानी जहाज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है चांद, जिसकी वजह से वो आगे देखता है, आगे के बैरियर्स और रास्ते को देखता है। तो 14 अप्रैल की रात को चीजों को क्लियरली देख पाना पॉसिबल नहीं था, जिसके लिए टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स ने फ्रेडरिक फ्लीट और एक और आदमी को टाइटैनिक के सबसे ऊपर वाले छोर पर बिठाया था, ताकि वो ऑब्स्टेकल को देखकर कैप्टन और क्रू मेंबर को बता पाएं। रात 11:39 फ्रेडरिक फ्लीट को अचानक से अंधेरे में कुछ दिखाई देता है, और ध्यान से देखने पर उसे मालूम चलता है कि हम बर्फ के एक बहुत बड़े पहाड़ से टकराने वाले हैं। वो जल्दी से घंटी बजाता है ताकि कैप्टन और क्रू को बता सके कि आगे कुछ इमरजेंसी है। फोन करके चिल्लाता हुआ बोलता है कि सामने बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, जहाज को जल्दी से मोड़ो। कुछ ही सेकंड्स में मैसेज कैप्टन तक पहुंचता है और वो टाइटैनिक को राइट डायरेक्शन में मोड़ते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से, सही से ना दिख पाने की वजह से और टाइटैनिक की स्पीड की वजह से जहाज एक फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है। और इसी इंसिडेंट के बाद शुरू होता है तबाही का वो मंजर जिसको सुनकर आज भी राउंडे खड़े हो जाते हैं। करीबन 1,500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, उस जहाज से मारे जाते हैं जिसे अनसिंकेबल जहाज कहा गया था। करीबन 10 सेकंड तक टाइटैनिक बर्फ से रगड़ता रहा, जिससे जहाज में कई सारे होल्स हो गए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टाइटैनिक का सेफ्टी मैकेनिज्म काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आइसबर्ग का साइज इतना बड़ा होने की वजह से इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि नीचे के 6 कंपार्टमेंट पानी से भर गए, और लिमिट केवल 4 कंपार्टमेंट की थी। 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब है लोगों के पास सिर्फ 2.5 घंटे हैं अपनी जान बचाने के लिए। टकराव के करीबन 20 मिनट बाद यानी 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू से बोलता है एक डिस्ट्रेस कॉल भेजने के लिए रेडियो पर, यानी जो आसपास
आसपास के जहाज होंगे वो समय रहते हमें बचा लेंगे। ये सुनकर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप लगातार डिस्ट्रेस कॉल भेजता है, लेकिन किसी भी शिप से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बावजूद वो डिस्ट्रेस कॉल भेजता रहता है, कोई कनेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन वो भेजता रहता है। करीबन 20 मिनट डिस्ट्रेस कॉल भेजने के बाद एक जहाज RMS कार्पेथिया वो इस कॉल को कैच कर लेता है और टाइटैनिक को बचाने के लिए अपनी डायरेक्शन बदलता है, लेकिन वो टाइटैनिक से करीबन 107 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब अगर आपको याद हो, मैंने शुरुआत में बताया था टाइटैनिक जो कि उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था, उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर हार। RMS कार्पेथिया की स्पीड अगर 40 मान भी ली जाए और वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में आता है टाइटैनिक को बचाने के लिए, फिर भी उसे 3.5 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे। कैप्टन ऑर्डर देता है कि लाइफ बोट निकाली जाए। पूरे टाइटैनिक में करीबन 20 लाइफ बोट थी और हर एक लाइफ बोट में करीबन 65 लोग बैठ सकते थे। पूरी शिप में करीबन 2224 लोग मौजूद थे, यानी कुल मिलाकर 1300 लोगों को ही बचाया जा सकता था लाइफ बोट के थ्रू। लेकिन इसके बाद भी पहली लाइफ बोट में करीबन 28 लोग ही बैठे। लोगों को अभी भी लग रहा था कि ये तो अनसिंकेबल शिप है, ये कहाँ ही डूबेगी। लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया, तो अब पैसेंजर को भी रियलाइज होने लगा कि हाँ, ये शिप डूबने वाली है। और जैसे जैसे कंपार्टमेंट पानी से भरता गया, पैसेंजर्स में और भगदड़ मचती गई। पैसेंजर एक दूसरे से लाइफ बोट के लिए लड़ रहे थे, और आखिर लड़े भी क्यों ना, जान का जो सवाल था। 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट को उतारा जाता है, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग शिप से ही लाइफ बोट में कूद रहे थे, और कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। The end, it was chaotic at the end. Everybody was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. करीबन 2:20 पर जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और धीरे धीरे पानी में समा गया। 3 घंटे से भी कम में कभी न डूबने वाला जहाज डूब गया। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, जिसमें बहुत सारे लोग डूबकर मरे और जो तैर सकते थे वो ठंड की वजह से मरे। ऐसा कहा जाता है आप कितने ही बड़े तैराक क्यों ना हो, -2 डिग्री सेल्सियस पर आप मैक्सिमम 45 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हो। इस इंसिडेंट के बाद कई सारी रिसर्च निकल कर आई, जिसमें से एक है कि टाइटैनिक की कुछ ही दूरी पर, लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर एक और जहाज मौजूद था, SS कैलिफोर्नियन। अगर वो आता तो शायद लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन वो नहीं आया। इसके पीछे एक रीजन बताया जाता है कि SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने जहाज का रेडियो, जिससे दूसरे जहाज से कम्युनिकेट किया जाता है, उसे 11:15 पर ऑफ कर दिया था। और SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो भाप गए थे, बिना चांद के, बिना लाइट के आगे जाना खतरा हो सकता है। इसीलिए कैप्टन ने जहाज को बंद किया और वहीं रुकने का सोचा। लोगों का ऐसा कहना था कि जब टाइटैनिक के कैप्टन ने फायर सिग्नल्स के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तब भी तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इस पर SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन बोले कि हमें लगा कि टाइटैनिक है, अमीर लोगों का जहाज है, लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, इसीलिए हमने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो यह टाइटैनिक का शुरू से लेकर एंड तक का पूरा इंसिडेंट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो।